किसान बहुत चिंतित हैं। पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो शत्रु कीट हैं या जो पेस्ट्स हैं वो बहुत रेजिस्टेंट हो चुके हैं इन पेस्टिसाइड्स के लिए, तो उनकी जनसंख्या कम नहीं हो रही। पॉलिनेटर्स ख़त्म हो गए तो फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी तो आम नहीं आएगा, आम नहीं होगा तो जितना भी आम होगा उसके दाम बहुत हाई चले जाएंगे और फिर भी वो हमारी सेहत को फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। तो आई थिंक हमें सवाल अपने आप से करना है कि क्या हम सस्ते में जहर खाना चाहते हैं। यश जो कि करोड़ों रुपए की केचुआ खाद किसानों को बेचते हैं, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आप किसान के पास जाते हो उसे क्या कह के आप कन्विंस करते हो, आपकी सेल्स पिच क्या है, तो उससे जो बातें मेरे सामने आई ना, तो मुझे लगा कि भाई ये पिच तो सिर्फ किसानों को नहीं, सिर्फ खाद बेचने वालों को नहीं, हर किसी को सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ, हमारे प्लैनेट की हेल्थ, सब कुछ मिट्टी से जुड़ी है। और यश बताएंगे कैसे। जब से आपने इंट्रोडक्शन या ऑडियंस को बताना शुरू किया तब से हमने लगभग 20 एकड़ टॉप सॉइल या मिट्टी को खो दिया है इस धरती पे। इस समय में पूरी धरती पे एवरी सेकेंड वी लूज़ 1 एकड़ ऑफ सॉइल। तो शायद जब तक हमारे डिस्कशन आगे चलेगा हम कहीं 100 एकड़ लैंड खो चुके होंगे। लैंड खो जाने का क्या मतलब है? लैंड खो जाने का मतलब है रॉबिन कि हम ऊपर की जो टॉप सॉइल जिसे हम कहते हैं, मिट्टी के ऊपर की 4 से 6 इंच की सतह की जो मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा लाइफ होती है, और जब उसमें लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो सॉइल डेड हो जाता है। तो उसको हम डेजर्टिफिकेशन या मिट्टी खो जाना कहते हैं कि बंजर हो गई वो भूमि। बंजर हो गई वो भूमि। और वो खो के जा कहाँ रही है मिट्टी तभी है जब उसमें जान है। मिट्टी हमारे धरती की सबसे बड़ी जीवित इकाई है, या द बिगेस्ट लार्जेस्ट लिविंग एंटिटी ऑन दिस प्लैनेट इज़ टॉप सॉइल। जब उसमें से लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसमें जीवाणु या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो सूख जाती है धूप में पड़े पड़े या जैसे भी अन्य बहुत सारे कारण होते हैं इसके, तो उसका मतलब वो हमने खो दी। और 2 इंच मिट्टी को बनने में रॉबिन कम से कम 500 से 1000 साल लगते हैं वो फर्टाइल लेयर बनने में। कुछ और आंकड़े अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिससे मैं किसानों से भी बातचीत शुरू करता हूँ, कि हमें आने वाले 50 सालों में शायद इतना भोजन उगाना होगा जितना हमने पिछले 10,000 साल में उगाया था कंबाइंड। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हम आने वाले 50 सालों में लगभग 10 बिलियन या 10 अरब की जनसंख्या हमारी दुनिया की होगी इस धरती पे। ना सिर्फ हमारी जनसंख्या बल्कि जो जानवर हम खा रहे हैं, वो फैक्ट्री फार्म्ड वाले पशुओं की जनसंख्या भी हम बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी हमें अकाउंट में लेना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2045 तक हम लगभग 40% फूड प्रोडक्शन हमारा कम होगा। मैं आपकी बात समझ गया। तो किसान की जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं रहती। आप कह रहे हो हमारी खाद डालो, थोड़ी आपकी मिट्टी बेहतर हो जाएगी, आप खाना प्रोड्यूस करते रह पाओगे। मैं अगर उपभोक्ता हूँ, मैंने तो पैसा दिया, खाना खरीदा, इससे नहीं उग रहा, मैं उससे खरीद लूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मिट्टी खराब हो रही है तो? हमारे अंदर शरीर में इस टाइम एक फिनोमेना जिसे हिडन हंगर कहते हैं, कि हम कैलोरीज तो इनफ ले रहे हैं पर हमें न्यूट्रिशन फिर भी इनफ नहीं मिल पा रहा। हम भूख को कैलोरी से इक्वेट करते हैं, पर मैं ग्रामीण भारत में या रूरल इंडिया में रहता हूँ तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग अनाज तो खा रहे हैं, उनके शरीर में फिर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका कारण ये है कि कैलोरी इज़ नॉट इक्वल टू न्यूट्रिशन। आप उनकी बात करें जो जंक फूड खाते हैं? नहीं, अगर आप रोटी और चावल भी खा रहे हैं तो आपको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे। जैसे कहते हैं कि हमारी प्लेट रेनबो की तरह या इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी होनी चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो मैं अगर सब्जी खा रहा हूँ, अनाज खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, फिर भी मुझे पोषक तत्व नहीं मिल रहे? अगर हम 100 साल पहले जाएं तो जो खाने में पोषक तत्व था जो हम खाते थे, 20% आयरन कम हो गया, 25% खाने से विटामिन सी कम हो गया, विटामिन ए कम हो गया, तो ये सारे विटामिन खाने से हमारे कम हो चुके हैं। अच्छा, तो जैसे कहते थे कि भाई वो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो अब हम क्या कहेंगे कि 4 एप्पल्स अ डे? यू माइट हैव टू से दैट, आपको ये कहना पड़ेगा क्योंकि जो 100 साल पुराना एप्पल था और आप आज का एप्पल लेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा कई गुना का फ़र्क आता है। ये आपका मानना है या ये साइंस है? ये साइंस है रॉबिन, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कहूँगा जिसके पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग ना हो या उसके पीछे स्टडीज़ ना करी गई हों। तो जो मैं कहूँ आप उस पर मत विश्वास कीजिएगा, या जो देख भी रहा है आप अपनी रिसर्च खुद भी कीजिएगा, पर मैं आपको कुछ इंसाइट्स ज़रूर दे सकता हूँ कि स्थिति कितनी भयावह है। दोबारा मैं फार्मर पे आता हूँ एक सेकंड के लिए। फार्मर अगर यूरिया ज़्यादा डालता रहता है तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाएगा? रॉबिन, एक समय के बाद वो कितना भी यूरिया डाले उसके खेत में फसल नहीं आएगी। क्यों? अगर सॉइल में लाइफ है
तभी वो सॉइल है। तो हमने इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, और इसे आप ब्रेक डाउन करके ऐसे भी समझ सकते हैं, इन डस्ट रियल एग्रीकल्चर। तो हम इन डस्ट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है इसे समझने का। तो हमारी सॉइल डस्ट बनती जा रही है। आपने देखा होगा अच्छी मिट्टी जो होती है वो गहरे रंग की होती है, उसमें से सौंधी खुशबू आती है, वो मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि मान लो कि हम ऊपर से ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब कुछ डाल भी देते हैं मिट्टी में, जब तक मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो इसको खा के पचा के पौधों को उस फॉर्म में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे जिस फॉर्म में पौधे को चाहिए। अच्छा। मैं हिमाचल की जैसे बात करूं, हमने कुछ सालों में देखा है कि स्नोफॉल और जो बारिश है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जब हमारा सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता, वो बहुत घट जाती है। तो जब बारिश कम होगी, बर्फ़ नहीं गिरेगी, तो आपकी मिट्टी को तो वैसे ही पानी नहीं मिल रहा, तो वो ज़्यादा सूख जाती है। और अगर आप उसमें जैविक खाद या ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा देते हैं तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर सूखा भी पड़ता है, बर्फ़ नहीं गिरती, बारिश कम होती है, तो भी पेड़ पौधे या जो आपकी फसल है वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट नहीं होती, वो झेल जाएगी उन वो changes झेल को। जाएगी। अब मुझे समझ में आ गया भाई किसान किस समस्या में है, टॉप सॉइल खत्म हो रही है। मुझे ये भी समझ में आ गया चलो जो हमें खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन कम है। एनवायरनमेंट ओवरऑल इसका, जैसे एनवायरनमेंट की आज बात करें तो एनवायरनमेंट सुनते ही सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी इससे कोई लिंक है? जी रॉबिन, सबसे बड़ा लिंक है एग्रीकल्चर या कृषि का हमारे जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, अगर मैं उसको लिंक करूं। ऐसा कहा गया है कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस ऑन द प्लैनेट। एग्रीकल्चर से, कृषि क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नुकसान हम कर रहे हैं। पर दूसरी साइड, पॉजिटिव साइड पे, एग्रीकल्चर या कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने अगर बेहतर बना दिया, हमारा जितना क्लाइमेट चेंज है हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर हम दुनिया भर में मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, सिर्फ 3% बढ़ा दें, तो हम एक साल में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन हम निकालते हैं वो सारा हम अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। अब थियरी में अगर मैं बात करूँ, वो कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे बढ़ेगा रॉबिन, जो भी फसल अवशेष हैं या जानवरों का जो भी वेस्ट है, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, पेड़ की जड़ें हो गई, पत्ते हो गए, ये सब जब मिट्टी में हम वापस नहीं डालेंगे तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन घटता चला जाएगा। बट अगर हम इन सब चीज़ों को वापस मिट्टी में पहुँचाएंगे जो इसका भोजन है, तो हमारे सॉइल में लाइफ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे अभी मैंने देखा कि कई डेयरी वाले क्या करते हैं, वो तो गोबर नाले में फेंक देते हैं, या गांव में लोग क्या करते हैं, पत्ते इकट्ठे करते हैं वो जला देते हैं। तो वो तो इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आपने सही कहा, और ये प्रैक्टिस मैंने देश भर के अलग अलग कोने में, चाहे वो उत्तर भारत हो, पश्चिमी भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह मैंने ये सेम कॉमन प्रैक्टिस देखी कि जो भी सूखे पत्ते होंगे उन्हें, या फसल अवशेष होगा, उन्हें जला दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, कार्बन हमने एटमॉस्फेयर में या वातावरण में भेज दी, जबकि वो कार्बन जानी कहाँ थी, मिट्टी में। तो पौधे कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे, उसे मिट्टी में पहुँचाएंगे, और मिट्टी हमारी कार्बन स्टोर करेगी। तो एक सेकंड, पौधे कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे, जहाँ तक मेरी समझ थी इसकी वो तो ये थी कि जैसे पेड़ है उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट की मदद से उसने कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो तोड़ा, ऑक्सीजन उसने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ दिया जो हमें मिल गया, और कार्बन से उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया। तो ये मिट्टी में कार्बन कैसे पहुंचाई उसने? तो रॉबिन, काफ़ी सारा कार्बन प्लांट्स खुद यूज़ करते हैं, बट जो बाकी होता है वो अपनी जड़ों के थ्रू मिट्टी में पहुंचा दिया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म्स में। उसका कारण है कि रूट एक्सुडेट्स नाम से एक चीज़ होती है, या ऐसी चीज़ें जो पेड़ पौधे अपनी जड़ों से सिक्रीट करते हैं ताकि जीवाणु आके उनको एक्सुडेट्स को प्रोसेस करें और इन रिटर्न उनको खाना दे। ठीक है, तो जो पेड़ कटा या जो उसके पत्ते थे उसके अंदर कार्बन लॉक्ड है, जो सॉइल में पहुंच गई वो तो पहुंच गई, और उसके तने में और सूखे पत्तों में कार्बन लॉक्ड है। अब इसको हम जला देते हैं तो वो कार्बन वापस एटमॉस्फेयर, वातावरण में पहुंच हाँ भाई, जलने के लिए उसने फिर ऑक्सीजन लिया, CO2 वातावरण में पहुंच गई। अगर हम उसे मल्च की तरह बिछा दें, डीकम्पोज होने दें, तो वो वहीं पे लॉक्ड रहेगी, लॉक हो जाएगी। आपने सही कहा। तो ये हमारा सारा लिंक हुआ सॉइल का, हमारी हेल्थ का, फूड प्रोडक्शन का एंड एनवायरनमेंट का। तो इसके लिए जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग तो अब करनी ही पड़ेगी, खाना तो हमें खाना है, पर आप कह रहे हो कि डिस्ट्रक्टिव वे में ना करके उसके ऑपोजिट वे में अगर हम जाएं तो फार्मिंग होगी और ये सारी प्रॉब्लम्स फिक्स होंगी और मुनाफा बरकरार रहेगा मेरा। देखिए,
हम जिस समाज में जी रहे हैं, हर चीज़ हम मुनाफे से तोलते हैं, पर जब हमारे परिवार में किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है या हमारी सेहत खराब होती है, तो तब हम मुनाफा ध्यान में नहीं रखते। तो बेसिकली जब मैं चीज़ें चेंज करूँगा, मेरी प्रोडक्शन तो कम होगी, चीज़ें तो हिलेंगी, एक टाइम पीरियड होगा, लेकिन मैं इमीडिएट ये ना देखूं कि मेरा फाइनेंशियल लॉस है। मैं ये देखूं कि भाई अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं देखूं कि लॉन्ग टर्म मेरा जो खेत है मैं इम्प्रूव कर रहा हूं और आने वाले टाइम में मेरी कॉस्ट जो है इनपुट की, केमिकल जो डालता हूं मैं, वो सब कम लगेगी। और अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं किसी जैविक खेती करने वाले से ख़रीदता हूं, अगर वो 4 पैसे फालतू दे रहा हूं मैं, तो कम से कम मुझे वही पैसा कल को डॉक्टर को, अस्पताल को ना देना पड़े। ना देना पड़े। तो फूड इज़ द फर्स्ट मेडिसिन। अगर आपका खाना अच्छा है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत काफ़ी कम ही पड़ेगी। हाँ, जैसे फंक्शनल फूड हम कहें, फंक्शनल फूड है, आप खा रहे हो, आपको कैलोरीज भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है। जैसे मैं पीनट दही की बात करूं तो कैलोरीज भी मिल गया, न्यूट्रिशन भी मिल गया, प्रोबायोटिक्स भी मिल गया, वो मुझे हेल्दी रखेगा। जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा रॉबिन, मेरा ये कहना नहीं है कि जैविक खेती अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे तो आपका मुनाफा कम होगा। इनफैक्ट अगर किसान थोड़ा और या जो लोग खेती करना चाहते हैं सही समझ से करेंगे, क्योंकि खेती करने में सबसे पहली चीज़ होती है सीखना, समझना। आप जितने अच्छे तरीके से प्रकृति को, अपने खेत को, जीव जंतुओं को समझेंगे, आप उतनी बेहतर खेती कर पाएंगे। मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूँ रॉबिन, जो रासायनिक खेती नहीं करते या जहर मुक्त खेती करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से, या जो आपकी साधारण तौर पे खेती होती है उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है और नई सोच के साथ खेती करनी पड़ती है। पर ये जो सोच नई है ये एक्चुअली में नई नहीं है, ये कई सालों पुरानी सोच है जो कुछ पीढ़ियों में हमने खो दी है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो काफ़ी बेहतर तरीके से खेती करते थे, एक मिश्रित खेती करते थे जिसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। कुछ चुनिंदा फसलों पे निर्भर नहीं होते थे, मोनोकल्चर जिसे कहते हैं, एक प्रकार की ही फसल उगाना, वो प्रैक्टिस नहीं थी। तो अगर आप मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको इंक्लूड करके फूलों की खेती करते हैं, इससे आपके पॉलिनेटर इंसेक्ट्स भी, इनकी भी जनसंख्या बढ़ती है। एक उदाहरण पिछले महीने का, हमारे यहाँ आम बहुत ज़्यादा उगाया जाता है और पेस्टिसाइड्स का भी सहारनपुर में और पेस्टिसाइड्स या जहरों का भी बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि 15 से 20 स्प्रेज होते हैं इन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स के, अलग अलग तरह के। तो कॉन्कोशन है पेस्टिसाइड्स का, या कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड्स आप इसे कह सकते हैं। जो स्प्रे करते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि किसको मिलाने से क्या होता है, कितना मिलाना है। वो बहुत ही अनरेगुलेटेड तरीके से बस, अरे लाल वाली बोतल, अरे हरी वाली बोतल मिला दो, अरे हो जाएगा इससे, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। और जो लोग इसको स्प्रे करते हैं वो अपने बाग में इसको या अपने ऑर्चर्ड में इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कबाड़ होता है या जो वीड्स होते हैं उसमें कई तरह के इंसेक्ट्स पैदा होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। होवरफ्लाई नाम का एक इंसेक्ट होता है, उन्होंने मुझे दिखाया। हावरफ्लाई जो मधुमक्खी को एमुलेट करती है। जी हाँ। जी। तो वो मित्र कीट है, तो वो शत्रु कीट को खाता भी है और पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। तो इस साल हमारे बागों में या खेतों में जहाँ पे आम के पेड़ लगे हैं, फ्लावरिंग ही नहीं हुई, उतने फूल ही नहीं आए, तो आम तो बहुत कम आएंगे इस साल। और आम के किसान बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस साल सबने जो वीड्स थे या कबाड़ जिसे कहते हैं, घास फूस, उसे हटा दिया, तो पॉलिनेटर इंसेक्ट्स डेवलप नहीं हो पाए। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो शत्रु कीट हैं या जो पेस्ट्स हैं वो बहुत रेजिस्टेंट हो चुके हैं इन पेस्टिसाइड्स के लिए, तो उनकी जनसंख्या कम नहीं हो रही। पॉलिनेटर्स ख़त्म हो गए तो फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी तो आम नहीं आएगा, आम नहीं होगा तो जितना भी आम होगा उसके दाम बहुत हाई चले जाएंगे और फिर भी वो हमारी सेहत को फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। तो आई थिंक हमें सवाल अपने आप से करना है कि क्या हम सस्ते में जहर खाना चाहते हैं, या हम किसान भी जागरूक हो, कंज्यूमर भी जागरूक हो, किसान और कंज्यूमर एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की समस्याओं को समझे। क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स खेत में इस्तेमाल होते हैं वो कंज्यूमर से पहले जो किसान इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते रॉबिन जहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं अगर आप यूज़ टू नहीं हैं। और किसान अक्सर बताते हैं अपनी कहानियाँ कि पैर में छाले, हाथ में छाले, कुछ बेहोश होके गिर गए जब स्प्रे कर रहे थे। तो ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है उन पेस्टिसाइड्स का। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो ये इतने हज़ार्डस हैं कि हमारे जीन्स या डीएनए तक को ऑल्टर करने की क्षमता रखते हैं। तो हमारी सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है अपनी साइड से यूरिया कम करने का, कि किसान कम यूरिया इस्तेमाल करे। तो आई थिंक हम सबको मिलके, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे हम कंज्यूमर्स हों,
सबको मिलके इस दिशा में काम करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। किसी एक आदमी या एक ग्रुप की ये मुहिम नहीं है। क्योंकि अब बात ऐसी नहीं है कि मुझे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करना, मुझे दूसरे को बचाना है, ये तो अब बात सेल्फ प्रिजर्वेशन पे आ गई है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है उसे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए होगा।